हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। इस पे हम लोग ने अभी तक देखा कि किस तरीके से ये चीज स्टार्ट हुई कि जो न्यूक्लियस है हमारा, उसमें जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोटॉन की वजह से है तो उस बात को पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक्चुअल में जो मास हम लोग ने कैलकुलेट किए, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के मास को कैलकुलेट किया, तो वो निकल कर आ रहा था थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है? इस पे जेम्स चैडविक ने जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया इस पे बेरिलियम न्यूक्लियाई पर, तो वहां से कुछ न्यूट्रल रेडिएशन निकला, और वो न्यूट्रल रेडिएशन कैपेबल था हीलियम, कार्बन या फिर नाइट्रोजन जैसे हमारे लाइट न्यूक्लियाई हैं उनसे प्रोटॉन को निकालने में। तो उस समय जो हमारा न्यूट्रल रेडिएशन नोन था वो था फोटॉन। तो जब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम को लगाकर देखा गया, तो उस न्यूट्रल रेडिएशन की जो एनर्जी थी फोटॉन्स की एनर्जी से बहुत कम था। तो बात यहां पर ये निकल कर आती है कि अगर वहां पर जो हमारे न्यूट्रल रेडिएशन है और उनकी एनर्जी फोटॉन की एनर्जी से मैच नहीं खा रही है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो इस कारण से वहां पर हो सकता है कि कोई नए तरीके के न्यूट्रल पार्टिकल हो, जिसको कि चैडविक ने एक नाम दिया, बोला न्यूट्रॉन्स। क्या कहा? न्यूट्रॉन्स। और उन्होंने एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करके उस न्यूट्रॉन का मास इतना फाइंड किया जो कि प्रोटॉन के मास के नियर अबाउट था, और ये इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल है एकदम। यहां से ये चीज निकली। इस चीज के लिए चैडविक को 1935 पर नोबेल प्राइज मिला। फिर उसके बाद इन्होंने आगे फिर चीजें और बताई और चीजें पता चली, और वो ये था कि एक फ्री न्यूट्रॉन, यानी कि अगर आप सोचे कि एक न्यूट्रॉन को अगर आप सोचे कि अगर आप ऐसे अलग से रख दे निकाल कर, तो वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। वो बहुत ही क्या होता है? अनस्टेबल होता है। जबकि फ्री प्रोटॉन के साथ क्या होता है कि अगर आप एक फ्री प्रोटॉन रखते हैं तो उस पर स्टेबिलिटी हो सकती है। जैसे कि हाइड्रोजन पर अगर हम हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो बचेगा क्या वहां पर? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? प्रोटॉन बचता है। तो वो स्टेबल होता है। बट एक फ्री न्यूट्रॉन जो होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, और वो डिके हो जाता है। डिके यानी कि ब्रेक हो जाता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक और पार्टिकल, एक नए तरीके का पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो। यानी कि अगर न्यूट्रॉन है हमारे पास, तो न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। ये यहां पर बन जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होता है वो एक्चुअली में बीटा रेडिएशन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बीटा रेडिएशन या बीटा रेज कहते हैं। और इससे जब वो निकलता है तब हमारा ये चीज हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। फ्री स्टेट में न्यूट्रॉन अपने आप को एक स्टेबल पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पर अपने आप को ऐसे डिके कर लेता है। ये जो एंटी न्यूट्रिनो है ये एक अलग तरीके का एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, जिसको कि आप अगर हायर क्लासेस पे जाते हैं तो पढ़ेंगे इसको। मतलब हायर क्लासेस पे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो उस समय फिर इनकी बात होती है, जब हम लोग न्यूक्लियर पार्टिकल्स पढ़ते हैं। यानी कि इसी सब्जेक्ट को अगर आप लेकर आगे बढ़ते हैं तब की मैं बात करूं, बाकी ये तो आप आगे पढ़ेंगे। तो एंड हैज अ मीन लाइफ ऑफ अबाउट 1000 सेकेंड्स, और इसकी जो मीन लाइफ होती है लगभग 1000 सेकेंड्स होती है। यानी कि ये 1000 सेकेंड्स पर अपने आप फिर से ये डिके होने लगता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इट इज हाउ एवर स्टेबल इनसाइड, सॉरी, जबकि ये जो न्यूट्रॉन होता है, एंटी न्यूट्रिनो नहीं, सॉरी, जो न्यूट्रॉन होता है उसकी मीन लाइफ इतने होती है 1000 सेकेंड। यानी कि इतने मीन लाइफ में वो अपने आप को क्या कर लेता है? डिके कर लेता है। तो इट इज हाउ एवर स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस, जबकि ये क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होता है। क्लियर? तो अब यहां से चीजें आती हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो आखिर बना कैसे, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अब अगर हम लोग वहां पर स्टडी करें, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो अब अगर हम लोग उसको कुछ टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड करें चीजों को पढ़ने के लिए, तो क्या होगा? देखिए, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर्स को, जो कि बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, जिसको कि
हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो कैपिटल एन होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन नंबर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन नंबर। जो कैपिटल जेड होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने हो उसी को हम लोग बोलते हैं कि इतना इसका एटॉमिक नंबर है। जैसे कैपिटल एन है इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन नंबर, और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम के पास सिर्फ एक न्यूट्रॉन होता है, तो उसका न्यूट्रॉन नंबर 1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आता है मास नंबर। मास नंबर से ये मतलब है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, उस न्यूक्लियस में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उस पूरे एटम के मास पर। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का, और दोनों के जो नंबर्स होते हैं उनको मिलाकर बोला जाता है मास नंबर, क्योंकि उतने ही नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसके मास को डिफाइन करने के लिए, एटम के मास को डिफाइन करने के लिए। तो ए जो है वो है हमारा मास नंबर। ए क्या है? हमारा मास नंबर है। तो ए इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, ए है हमारा मास नंबर जो कि है जेड प्लस एन के बराबर। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बराबर मास नंबर। ठीक है, यहां पर हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट बोलकर अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, बट इनकी जगह पर हम लोग इनको एक साथ कलेक्टिवली बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स। यानी कि न्यूक्लियॉन्स एक ऐसी चीज जो कि न्यूक्लियस में मौजूद हो उसको वो कहेंगे। तो ए को, ये जो ए है इसको आप मास नंबर बोलिए, इसको बोला जा सकता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोलने की जगह पर हम लोग बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स हम उनको कहते हैं जो कि न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस पर हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो वन ऑल्सो यूजेस द टर्म न्यूक्लियॉन फॉर अ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप चाहे प्रोटॉन की बात करें चाहे न्यूट्रॉन की बात करें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कि मौजूद है न्यूक्लियस पे, तो उसको न्यूक्लियॉन बोला जा सकता है। तो दस द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज इट्स मास नंबर ए। तो प्रोटॉन का नंबर जितना होगा वो कहलाएगा हमारा एटॉमिक नंबर। जो उसके उस पे मौजूद न्यूट्रॉन होंगे, जितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे उसको कहा जाएगा न्यूट्रॉन नंबर, और दोनों नंबर्स को जब मिला दिया जाए तो जितना बनेगा वो कहलाएगा हमारा मास नंबर, या हमारा जो है वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए कुछ इस तरीके के नोटेशन यूज करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा मैंने 1H1 ऐसे कुछ लिखा था, तो यहां पर 1H1 जैसे ऐसे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि जो यहां पर 1 लिखा हुआ है ये है Z, यानी कि एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर, यानी कि Z प्लस एन लिख लिया या एन प्लस जेड कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो ये हो गया Z प्लस एन। अब ये जो यहां पर है वो कितना है? हमारा 1 है। वो कितना है? 1 है, यानी कि A जो है वो है 1, और Z भी हमारा कितना है? 1, तो N को हमारे 0 होना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन में हमारा कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, हाइड्रोजन एटम जो होता है उस पर कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है, जबकि जो हमारा ड्यूटेरियम होता है, क्या होता है? ड्यूटेरियम, उसको लिखा जाता है 1H2, जैसे ये लिखा हुआ है 1H2। तो 1H2 का मतलब क्या है यहाँ पर कि इसके पास जो Z है वो है 1, यानी कि Z जो है यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, और ये 2 है, यानी कि A जो है वो 2 है, यानी कि ये है N प्लस जेड या Z प्लस एन। यानी कि एक देखो प्रोटॉन तो हमें पता चल ही गया था, एक प्रोटॉन तो पता चल ही गया था कि एक प्रोटॉन है, ये तो हमें पता चल ही गया था। तो Z की जगह पर हम लोग एक रख देंगे तो यहां पर हमें N की वैल्यू पता चल जाएगी, N बराबर 1, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से इस नोटेशन की हेल्प से हम ये जो इंफॉर्मेशन होती है Z, A और N की, वो आसानी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, जैसे लिखा हुआ 79 AU 197, इसका मतलब ये है कि इस पे 197 न्यूक्लियॉन्स है।
यानी कि टोटल नंबर जो पार्टिकल्स का मौजूद है उस न्यूक्लियस में वो 197 है, जिसमें से कि 79 प्रोटॉन है। 79 प्रोटॉन है, तो बाकी बचे जो होंगे वो 118 न्यूट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से हमारी चीजें यहां पर आसानी से डिफाइन हो जाती हैं इस तरीके के नोटेशन को यूज करने पर। तो कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कैन नाउ बी रीडली एक्सप्लेन्ड। अब अगर हम लोग चाहें तो वो जो आइसोटोप्स वाली बात थी 1H1, 1H2, 1H3, उसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि 1H2 है, यानी कि इस पे एक प्रोटॉन है। देखो न्यूक्लियॉन्स दो है, न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? दो हैं, एक प्रोटॉन है, तो बाकी बचा एक न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, इसी तरीके से आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो कि हमारा ट्रिटियम होता है, अगर उसकी बात करें 1H3 की, तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो 3 है। ठीक है, इससे पता चल रहा है, ये जो नीचे 1 लिखा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि इस पे जो हमारा उसका प्रोटॉन का नंबर है वो 1 है, प्रोटॉन का नंबर 1 है, तो बाकी बचे जो न्यूक्लियॉन्स है उनको क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस पे 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। जैसे एलिमेंट ऑफ गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसके 32 आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स होते हैं? 32 आइसोटोप्स, जिनके ए का जो रेंज होता है 173 से लेकर 204 तक होता है। यानी कि अगर मैं आपको यहां पर निकाल कर बताऊं तो 173 अगर टोटल न्यूक्लियॉन्स है, 173 अगर हमारे टोटल न्यूक्लियॉन्स है, और इन न्यूक्लियॉन्स पर हम क्या देखें कि जो 79 है वो प्रोटॉन्स है, इसमें 79 कितने हैं? प्रोटॉन्स है, तो बाकी बचे 94 न्यूट्रॉन्स है। और इसमें से अगर हम लोग देखें तो ये 79 प्रोटॉन्स हैं और जो बाकी बचा हमारा, ठीक है, जैसे कितना ये 204, तो 204 में अगर हम लोग क्या करें 79 प्रोटॉन्स को हटा दें तो बचेगा हमारा 125 न्यूट्रॉन। कितना? 125 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो हमारा गोल्ड होता है उस पे 32 आइसोटोप से मिलकर वो मतलब 32 आइसोटोप्स होते हैं उसके, जो जिसपे कि जो हमारा मास नंबर का वेरिएशन है वो 173 से लेकर 204 तक होता है। ठीक है, we have already mentioned that chemical properties of element depends on the electronic structure। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि वो किसके साथ रिएक्ट करेगा किसके साथ नहीं करेगा, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर। और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है। तो एज द एटम्स ऑफ आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल बिहेवियर एंड आर प्लेस्ड इन द सेम लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। इसी कारण से जो उस पे, क्योंकि देखो जो एटम्स हैं आइसोटोप्स के, वो कैसे हैं, उनके आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है दोनों का वो भी सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी। इसी वजह से उनको उनका आइडेंटिकल केमिकल बिहेवियर होता है, और यही रीजन है कि उनको सेम लोकेशन पर रखा जाता है इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसी वजह से उनको आइसोटोप्स बोलते हैं, यानी एक ही प्लेस के। इसी तरीके के हमारे कुछ और भी स्पीसीज होती हैं, जैसे कि उनको अगर हम लोग देखें कि उनके मास नंबर जो है वो सेम है। उनके मास नंबर कैसे हैं? वो सेम है। जैसे कि ऑल न्यूक्लियाइड्स विद सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स, यानी कि आपके पास नेचर में आप क्या करें, वहां से उठाएं चीजों को, और उनमें अगर आप ये देखें कि उनके जो मास नंबर है वो सेम है। जो मास नंबर है वो कैसे हैं? सेम है। तब वो जो न्यूक्लियाई होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे? वो न्यूक्लियाई हमारे क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स। क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स। ठीक है, तो जैसे 1H3 है और 2He3 है, ये दोनों के दोनों यहां पर कैसे हैं? देखो ये जो 1H3 है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। 1H3 हाइड्रोजन का
आइसोटोप है। 1H3 जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है और 2He3 ये हमारा हीलियम का आइसोटोप है। जबकि अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो देखो इनके जो मास नंबर है वो सेम है। इस पे भी 3 और इस पे भी 3, दोनों का जो मास नंबर है वो कैसा है, सेम है। तो दोनों के मास नंबर सेम होने की वजह से ये हमारे आइसोबार्स कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। क्लियर, ये हो गया हमारा आइसोबार्स की डिफिनीशन, जहां पर कि जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे भी हो, बट मास नंबर हमारा सेम होना चाहिए। तो 1s3 तो हमारा आइसोटोप भी है, देखो हाइड्रोजन का। 2He3 ये आइसोटोप है हमारा हीलियम का। बट क्योंकि इसके और इसके मास नंबर सेम है, इस कारण से इन दोनों को आपस में कहा जाएगा कि ये आइसोबार्स है। ये क्या है, आइसोबार्स है। उसके बाद फिर आता है न्यूक्लियाइड्स विद सेम न्यूट्रॉन नंबर। ऐसे न्यूक्लियाई जो जिनमें हमारे न्यूट्रॉन के नंबर सेम बट जेड डिफरेंट हो, जैसे कि 80Hg198 और 79Au197, ये दोनों। इसमें अगर आप देखें इस पे देखो मास नंबर है हमारा कितना, 198, और एटॉमिक नंबर है Z। इसी तरीके से इस पे है Z हमारा ये, और ये है A। अब आप क्या करिए, जो इसका वो है क्या कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको अगर आप लोग फाइंड करें तो 197 माइनस 79 करना पड़ेगा, जो कि निकल कर आ जाएगा 118 के बराबर। किसके, 118 के बराबर ये निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर अगर हम लोग देखें कि 198 माइनस 80 अगर करते हैं तो ये भी हमारा 118 के बराबर निकलकर आएगा, जो इस बात को बता रहा है कि दोनों के जो न्यूट्रॉन्स है वो सेम है। और ऐसे ऐसे स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। तो हमारे पास 3 तरीके की चीजें हो गई, एक हो गई आइसोटोप, एक हो गई आइसोबार, और एक हो गए आइसोटोन्स। आइसोटोप्स में जो हमारा Z होता है वो बराबर होता है, आइसोबार्स में A बराबर होता है, और आइसोटोन्स पे N बराबर होता है। इस पे Z बराबर होता है, इसमें A बराबर होता है, और इस पे N बराबर होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो कहीं से भी आप एटम्स को उठाएं और उनपे अगर हम लोग देखें कि Z अगर बराबर होंगे तो उनको बोलेंगे वो आइसोटोप्स हैं। अगर उनके हमारे जो A है वो बराबर हो तो उनको हम लोग कहेंगे आइसोबार्स। और अगर N बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है, तब हम उनको कहते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बढ़ते हैं इस पे आगे और चलते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस पर। किस पे, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो जैसे कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखा है कि रदरफोर्ड ने जो पॉस्टुलेट किया था कि एटम में न्यूक्लियस मौजूद है, और उन्हीं के सजेशन पर फिर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे गीगर और मार्शल के, उसी से ही ये चीज निकल कर आई थी कि एटॉमिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करके अल्फा पार्टिकल्स उस पर फॉल कराकर जो भी चीजें निकाली, उस पर उन्होंने ये निकाला कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। वो लगभग 4 × 10⁻14 मीटर से भी छोटा है। इतना उन्होंने कैलकुलेट किया। तो इफ वी यूज अल्फा पार्टिकल्स ऑफ हायर एनर्जी दैट 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो क्या होगा कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी गोल्ड न्यूक्लियस के पास, वो कैसी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स होंगे वहां पर वो उनपे इफेक्ट डालने लगेगा, जो कि रदरफोर्ड के कैलकुलेशन से डिफरेंट थे। ठीक है, जो रदरफोर्ड के कैलकुलेशन थे वो पूरे के पूरे बेस्ड थे कूलाम्ब रिपल्सन पर, बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल्स एंड द गोल्ड न्यूक्लियस। तो वहां से अब ये क्या हुआ कि ये बात आई कि वहां से हम लोग अब देख सकते हैं कि जो डेविएशन जिस जगह पर हमें मिलने लगेंगे वही हमारा जो होगा वो साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है, देखिए कि एक अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस
कि ऊपर हमने क्या कराया है, अगर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराया, क्या कराया है, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराया है, तो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराने पर क्या होगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराने पर क्या होगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये आकर यहां पर जब आएगा पास में, तो देखो इस पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और इस अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये कुछ डिस्टेंस से ही रिपल्सन महसूस करने लगेगा। बट हमने क्या किया कि अगर थोड़ा सा एनर्जी जो थी वो और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाते बढ़ाते इतनी बढ़ा दी हमने एनर्जी कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो इतना ज्यादा इसके पास आ गया न्यूक्लियस के कि अब जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे क्लोजेस्ट अप्रोच की कुलाम रिपल्सन को मानते हुए, अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल इतना पास आ गया है कि वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर फोर्सेस उस पर इफेक्ट डालने लगे हैं, तो जो कैलकुलेशंस हमारी होंगी वहां पर फिर वो गड़बड़ रिजल्ट शो करने लगेंगी। क्योंकि शुरुआत पे जो क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोग निकाल रहे थे, जो आर की वैल्यू निकाल रहे थे, वो निकाल रहे थे पूरी किस पे बेस्ड, कुलाम्बियन रिपल्सन पर बेस्ड। बट वहां पर अब जब न्यूक्लियर फोर्स भी एक्ट होने लगेंगे तो जो कुलाम रिपल्सन वाला हमारा एक सिंगल फॉर्मूला लग रहा था उससे सही कैलकुलेशंस निकलकर नहीं आएंगे, और उसी समय हम जान जाएंगे कि अब जो अल्फा पार्टिकल है वो उसके न्यूक्लियस के एग्जैक्ट वहां तक पहुंचने लगा है, उसके ऊपर तक पहुंचने लगा है, और यही है वो साइज है जो कि न्यूक्लियस का है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस के साइज को निकाला जा सकता है। तो बाय परफॉर्मिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स इन विच फास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टाइल्स दैट bombard targets made up of various elements, the size of nuclei of various elements have been accurately measured। यहां पर अल्फा पार्टिकल्स की जगह पर जब हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराया तो वहां पर जो भी ट्रेजेक्ट्री बनी, उसके बाद फिर जो भी बना उस पर कैलकुलेशन करके ये जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है उसको आसानी से फाइंड किया जा सकता था। और ये देखा गया और ये पता चला कि जो न्यूक्लियस का जो हमारा रेडियस है वो डिपेंड करता है कुछ इस तरीके से अपने मास नंबर के साथ, r इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ए जहां पर क्या है, मास नंबर है, ए क्या है, मास नंबर है, और आर नॉट की वैल्यू एक कांस्टेंट है। आर नॉट क्या है, यहां पर एक कांस्टेंट है, यानी कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए टू द पावर 1/3 के। तो दिस मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विच इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। यानी कि अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के, तो जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो कितना निकल कर आता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमारा निकल कर आता है, देखो अगर हमने स्फीयर माना तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब हम लोग यहां पर आर की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा 4/3 पाई, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, आर नॉट ए टू द पावर 1/3 और इसका क्यूब, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए, क्योंकि ए टू द पावर 1/3 इंटू 3 जब होगा मतलब पावर में ही 1/3 इंटू 3 तो वो 1 बन जाएगा। इस तरीके से जो हमारा वॉल्यूम निकल कर आया वो निकल कर आ गया 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। यानी कि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है किस पे, ए पर डायरेक्टली, जबकि जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए टू द पावर 1/3 के। ओके, ठीक है, इस तरीके से ये किया। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस का हम लोग ने स्ट्रक्चर माना, जो उसके मॉडल्स वगैरह बनाए वो मानते हैं, एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल उसका नाम होता है, जिसको कि बोलते हैं डिफरेंट न्यूक्लियाई आर लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी। उनकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। वो चाहे किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस हो, किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज अप्रोक्सीमेटली इतना, जो उसकी डेंसिटी होती है वो इतनी होती है, लगभग कांस्टेंट होती, मतलब इतनी कांस्टेंट होती है। और एक ऑर्डिनरी मैटर की डेंसिटी से अगर हम इसको कंपेयर करें, एक ऑर्डिनरी मैटर जैसे लेट अस सपोज ये एक हमारा एक मैटर है, इसके अगर डेंसिटी से कंपेयर करें या वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करें, तो लेट अस सपोज वाटर की डेंसिटी जो हमारी, लेट अस सपोज क्या, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हमारी 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। यानी कि अगर आप 1 मीटर क्यूब इस तरीके का अगर एक बक्सा बनाए 1 मीटर LBH का, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का, उसके अंदर आप पानी भर दें तो उसका जो मास होगा वो होगा 10 टू द
पावर 3 किलोग्राम, यानी कि 1000 किलोग्राम होगा उसका मास। जबकि उतनी ही साइज पर अगर आप न्यूक्लियस को सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को अगर सोचें कि भर दिया जाए, तो वो कितना मास होगा? 2.3 इंटू 10 पावर 7 किलोग्राम, 2.3 इंटू 10 पावर 17 किलोग्राम। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये 10 पावर 3 और ये 10 पावर 17, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इतना। और पानी का क्या है? इतना। आप पानी भी नहीं हिला पाते आप, तो सोचिए इस पे आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे इस पे। तो ये बहुत ज्यादा डेंस होता है, इसकी न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये चीज यहां से निकलकर आई। ओके, तो जो क्योंकि ऑर्डिनरी मैटर होता है उस पर ज्यादातर जो स्पेस होता है वो कैसा होता है? खाली होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। इसी कारण से उसकी जो डेंसिटी होती है वो काफी कम होती है। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमारी इस पे साइज ऑफ न्यूक्लियस पर मौजूद थी। इसके आगे हम लोग चलेंगे, मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ेंगे, जो कि पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा कि किस तरीके से जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका साइज कैसे डिफाइंड है। साथ ही में देखो, साइज निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, इससे पता चलता है साइज से। और साथ ही में हम लोग ने ये भी सीखा कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स क्या होते हैं और कैसे वहां पर हम लोग ने Z, N और A को डिफाइन किया। ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।